हेलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक फिजिक्स का 5th लेक्चर लेकर के आ गए। इस लेक्चर में हम लोग एक ही बात पढ़ने वाले हैं, वो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस प्रैक्टिकल को रदरफोर्ड की लैब में किया गया। लैब रदरफोर्ड की थी, लेकिन रदरफोर्ड की हेल्प करने के लिए दो इनके स्टूडेंट्स थे, नाम था गाइगर और मार्सडन, और इनकी तो एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई थी। ये लोग रदरफोर्ड की हेल्प कर रहे थे, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम एक नाम और दे रहे हैं, गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। शुरू करते हैं इस चैप्टर में अपने को, इस टॉपिक में अपने को रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट जो होगा वो होगा इसका डायग्राम, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका उपकरण कैसा है, क्या इसने काम में लिया था इंस्ट्रूमेंट, वो पढ़ेंगे। सेकंड जो पोर्शन है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसने क्या प्रेक्षण लिए, क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कुछ रिजल्ट दिए थे, उन परिणामों को पढ़ने वाले हैं हम लोग। और लास्ट में हम लोग इसका मैथमेटिकल पोर्शन है, गणितीय या न्यूमेरिकल पोर्शन है। हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका गणितीय कुछ भाग है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम या उपकरण देखते हैं, किस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट काम करता था। आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट, इसका उपकरण कैसा था, इसका डायग्राम वगैरह कैसा था। इसके इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला पार्ट जो था वो था पीबी का ब्लॉक। ये शीशे की ईंट, ये ब्लॉक है, PB82 का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के सेंटर में यहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा हुआ था, है ना। सेंटर में इसके केंद्र पर रेडियोएक्टिव मटेरियल पदार्थ रखा हुआ था, नाम था बिस्मिथ 83214 से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, तो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले, और अल्फा पार्टिकल्स जो बाहर निकले थे उसके बारे में हमने एक बात तो कर ही रखी है। अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज रखते हैं, ये हीलियम +2 के जैसे होते हैं, ये न्यूक्लियस की तरह होते हैं। इसका चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। ये बात हम कर चुके हैं। और इसको रेडियोएक्टिव मटेरियल के डिसइंटीग्रेशन से बनाया जाता है, निकाला जाता है। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इसके डिसइंटीग्रेशन से, इसके विघटन से कैसे बनता है ये रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से आपको अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा। अपन ने 4th लेक्चर में बात कर रखी है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका सेकंड पोर्शन जो था वो था ये स्वर्ण पत्र, ये था गोल्ड फॉइल है ये।
दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो गोल्ड फॉइल है, स्वर्ण पत्र था, बहुत पतला था और थिनता, इसकी जो थिकनेस थी वो 10⁻⁻7 मीटर या 10⁻⁻6 मीटर के आसपास की थी। बहुत पतली, बहुत पतली। मिठाई के ऊपर एक बर्फ लगती है, चमकीली बर्फ, उससे भी पतली एक सोने की एक फिल्म ली थी उन्होंने, एक पत्र लिया था, एक फॉइल ली थी। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि भाई सोना जो होता है उसको औरस से लिखते हैं, AU इसका सिंबल है, और 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 197 इसका एटॉमिक वेट होता है। ये अपन बात कर चुके हैं फोर्थ लेक्चर में। हम लोग स्वर्ण पत्र ले रहे हैं। पतला क्यों ले रहे हैं? ताकि एक बार ये अल्फा पार्टिकल स्कैट हो, एक बार ये अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन हो। बात करेंगे इसके बारे में और आगे। तो दूसरा क्वेश्चन इसका था, वो था गोल्ड फॉइल। लिखा इसको थिन गोल्ड फॉइल, पतली स्वर्ण पन्नी ली थी उन्होंने, पत्र लिया, और थिकनेस बताइए आपको 10⁻⁻7 मीटर के आसपास लगभग है, इतना पतला थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं। और तीसरा इसका क्वेश्चन जो था वो था स्क्रीन। तीसरा क्वेश्चन था स्क्रीन, जिसको पर्दा बोलते हैं अपन लोग। ये स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर उन्होंने दो चीजों को ऐड किया था। एक तो उन्होंने जिंक सल्फाइड, की कोटिंग कर दी थी इस पर्दे के ऊपर, लेप किया था, इसकी कोटिंग कर दी थी इस पर्दे के ऊपर। और दूसरा जो था यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी भी लगा दिया था। और कुछ इस तरीके से था ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन थी, ठीक है आपको। और इस स्क्रीन के इंटरनल पोर्शन यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी थी। और जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल होता है जो अल्फा पार्टिकल के गिरने पर, यहाँ पर जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर एक शाइन, एक स्पॉट, एक चमकता हुआ बिंदु बनाएगा यहाँ पर, तो अपने पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा है। तो देखने के लिए फिर सूक्ष्मदर्शी देखना पड़ेगा, सीधे देखना पड़ेगा आपको। दूसरा इसका जो दूसरा पॉइंट जो इसका था वो है ऑब्जर्वेशन। उसने क्या क्या देखा इस प्रैक्टिकल में, क्या क्या प्रेडिक्शन लिया, क्या ऑब्जर्व किया, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट तो वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल सीधे चले गए, अपने पास से डाइवर्ट हुए ही नहीं। लगभग 99.86% उनके लिए थीटा कितना था? 0 डिग्री। वो स्केट हुए ही नहीं, अपने पास से डाइवर्ट हुए ही नहीं। तो वो पहला पॉइंट में कह रहे हैं लगभग 99.86% अल्फा कण सीधे ही, मतलब अपने पथ से अविचलित सीधे ही पर्दे तक पहुंच गए, पर्दे तक
पहुंचे, मतलब सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे मान लें आप, सारे यही पहुंच गए, इधर उधर कहीं गए ही नहीं। तो यहाँ पर जो प्रकीर्णन कोण था, कितने डाइवर्ट हुए? तो डाइवर्ट तो हुए ही नहीं, तो प्रकीर्णन कोण कितना था? यहाँ पे 0 डिग्री था। 99% के लिए अल्फा कोण कितना था? थीटा कोण कितना था? 0 था। नंबर सेकंड वो बात जो करते हैं, वो कहते हैं भाई लगभग 0.14% इतने ही बचे थे, 99.86 तो ये हो गए। 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री या उससे बड़े कोणों पर प्रकीर्णित हुए। वो कह रहे भाई 8000 में से एक अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री था तथा 20,000 में से एक अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण लगभग 180 डिग्री था। मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्टिकल तो वापस ही आ गया था, 20,000 में से एक वापस आया, 8,000 में से एक 90 डिग्री पर कन्वर्ट हुआ, डाइवर्ट हुआ, और बाकी इसके अलावा छोटे छोटे कोणों पर कुछ गए। कितने? 0.14% पार्टिकल छोटे छोटे एंगल पे गए, बाकी सब पार्टिकल मतलब 99.9% या 86% जैसे पार्टिकल सीधे ही चले गए। मतलब ये वाला पार्टिकल अपने पाथ पर वापस आ गया, वापस आ गया। इसको यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं थोड़ा सा, देखें 99.86% पार्टिकल सीधे चले गए, यहाँ से रवाना हुए, कहीं नहीं गए, सीधे यहाँ जाकर के एक स्पॉट बनाया इन्होंने, यहाँ चमक उत्पन्न हुई। माइक्रोस्कोप से उसने देखा, उसने कहा भाई 99.86% पार्टिकल सीधे ही आ गए। चलो ये बात कोई समझ में आई आपको? 0.14% रिमेनिंग जो पोर्शन था अल्फा पार्टिकल्स का, वो कुछ अलग अलग एंगल्स पे गए। उनमें से एक पार्टिकल 8,000 में से एक तो ऐसे चला गया, यहाँ ये एक शाइन उत्पन्न करते हैं, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर है। एक पार्टिकल गया और यहाँ वापस आ गया, इसके लिए थीटा 180 डिग्री था, और 9 कुछ छोटे और एंगल पर भी गए थे, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए। थीटा को समझते हैं हम लोग, पार्टिकल जाना चाहिए था एकदम इस तरीके से, लेकिन निकला इतना एंगल पर। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। इस पार्टिकल के लिए ये एंगल कितना है? थीटा है, तो इसे प्रकीर्णन कोण बोलेंगे। समझ में आ रहा है प्रकीर्णन कोण आपको? इतने एंगल पे चला गया। इस पार्टिकल के लिए जाना चाहिए था सीधा और निकल गया ऐसे, तो पार्टिकल 90 डिग्री पर प्रकीर्णित हुआ। जाना चाहिए था ऐसे, वापस आ गया ऐसे, यहाँ एल जो थीटा है वो 180 डिग्री है। इस तरीके से वो ये दो कंक्लूजन देते हैं कि भाई मैंने देखा कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे जाके यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, चमक उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब तो क्या हुआ? 99.89% पोर्शन तो यहीं पर आ गया अल्फा पार्टिकल्स का। बचे हुए जो थे 0.14% वो हल्के फुल्के एंगल पे जा रहे हैं, उसमें से कुछ 90 डिग्री पर भी जा रहे हैं, कुछ 180 पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी गए होंगे। एक तो वापस ही आ गया, क्योंकि कंक्लूजन थे, प्रेडिक्शन जो थे वो उन्होंने लिए, और इस तरीके से उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। अब जब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे ना, तो उनको कुछ कंक्लूजन दिखाई दिए यहाँ पर। वो कंक्लूजन हमको पढ़ने पड़ेंगे, पहले आप इसको पोस्ट करके लिख लें। लिख लिया होगा आपने? आगे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो है इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो पढ़ रहे हैं इसके रिजल्ट्स। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग इसके रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं, या इसके निष्कर्ष क्या थे, क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने। देखो पहला कंक्लूजन वो क्या कहते हैं
कि 99.86% पार्टिकल सीधे ही चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं इनको रोकने वाला कोई है नहीं, है अल्फा पार्टिकल, और पार्टिकल आए अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल आए और ये अपने पाथ से डाइवर्ट हुए नहीं, सीधे ही चले गए। सीधे डाइवर्ट हुए भी नहीं चले गए। ये कह रहे हैं 99.86% तो सीधे ही चले गए। तो क्या करें पहला कंक्लूजन कि चूंकि अधिकांश मतलब 99.86% पार्टिकल अल्फा कण अपने पथ से अविचलित रहे, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इसको लो, वो कह रहे हैं कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को रोकने वाला है नहीं अंदर, सीधे ही निकल गए और वो जाकर के और यहीं पर आकर के गिरे। चलो इसकी बात हो गई। अब ये जो 0.14% पार्टिकल थे बचे रहने वाले, जिनके लिए थीटा जो था ग्रेटर देन 1 डिग्री था, उनको देख करके क्या बात करते हैं वो समझना। वो कह रहे हैं कुछ पार्टिकल डाइवर्ट हुए, और इस बात को समझने की जरूरत है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, मैक्सिमम तो निकल गए ना। ये पार्टिकल जो यहां से आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ये आकर के थोड़ा डाइवर्ट हुआ, चलो एक और पार्टिकल आया, ये भी डाइवर्ट हुआ 90 डिग्री पर, ये तो वापस ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की जरूरत है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। जब पार्टिकल थोड़ा सा अंदर सेंटर की तरफ जाता है ना, तो डाइवर्ट होता है, और डाइवर्ट हुआ, और डाइवर्ट हुआ, और ये तो वापस ही आ गया। क्या कंक्लूजन निकला? सिंपल कंक्लूजन है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पार्टिकल जब सेंटर की तरफ जाता है तो उसे रिपेल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए। या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पॉजिटिव पार्ट से अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब रिपेल हो रहे हैं, रिपेल होकर के अपने पाथ से डाइवर्ट होकर के वो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर गए, और एक तो वापस ही आ गया। रिपल्शन बहुत तगड़ा है यहाँ पर, देखें, धीरे हुआ, रुका, वापस आया, पार्टिकल गया, धीरे हुआ, वापस गया। वो कह रहे 0.14% पार्टिकल क्या हुए, वापस आए या डाइवर्ट हुए। इसका मतलब हुआ कि एटम का सेंट्रल पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका सेंटर पे कहीं पॉजिटिव चार्ज पड़ा है जो अल्फा पार्टिकल को अपने पास से डाइवर्ट करता है। तो ये जो स्कैटरिंग प्रोसेस हुआ है, जो प्रकीर्णन का काम हुआ है, ये इस कारण से हुआ है कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ मटेरियल है जो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उसको रिपेल कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस सेंट्रल पोर्शन को पहली बार नाम देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे रदरफोर्ड। उसका नाम दिया गया था न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं सेंटर पे एक बहुत छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ पोर्शन है एटम का, उसी के कारण अल्फा पार्टिकल नहीं जा रहे हैं और हल्के से डाइवर्ट हो रहे हैं। कुछ और आ रहे हैं तो थोड़े एंगल पे और डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं तो 9 डिग्री पर, कुछ और आ रहे हैं जो ज़्यादा एंगल पे आ रहे हैं। और ये पार्टिकल तो था गया, आया, रुका और वापस अपने पाथ पे रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को। कुछ पार्टिकल छोटे एंगल पे गए,
कुछ एंगल बड़े हो गए अपने, कुछ एंगल और बड़े हो गए, और ये पार्टिकल तो गया वापस से आ गया। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल पोर्शन को न्यूक्लियस कहते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो कह रहे हैं कि चूंकि केवल 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कोणों पर विकिरणित होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या समझना आपको? सबसे पहले न्यूक्लियस वर्ड काम में लेने वाले साइंटिस्ट जो थे वो रदरफोर्ड थे। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। वापस समझेंगे, एटम अल्फा पार्टिकल आए, सीधे निकल गए। 99% पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? एटम का मैक्सिमम पोर्शन होलो होता है, खाली होता है। कुछ पार्टिकल छोटे एंगल पे गए, कुछ और बड़े एंगल पर, कुछ और बड़े एंगल पे गए। वो जैसे सेंटर के पास आ रहे हैं ना, तो उनमें डाइवर्जेंस शुरू हो गया, प्रकीर्णन शुरू हो गया। तो वो क्या करें कि भाई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव पार्ट होगा जो उसको रिपेल कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको नाभिक कहा सबसे पहले रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कुछ आ रहा समझ में? चलो एक स्टेप और समझते हैं इसको आगे। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, मान लो 20,000 अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में आए, मैक्सिमम सीधे निकल गए। कितने? 99.86%। बचे कितने? 0.14%। वो कुछ बाकी सब कोण हो गए, कुछ ऐसे भी गए, कुछ ऐसे भी गए, ऐसे भी गए, नहीं वापस भी आया उसमें से। वो कह रहे हैं कि 20,000 में से एक पार्टिकल ही वापस आया। 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया। इसका मतलब क्या? जो सेंट्रल पोर्शन था वापस आया, इसका मतलब वो पॉजिटिव तो ही, लेकिन वो बहुत छोटा भी है, वो सॉलिड भी है, और वो हाईली डेंस्ड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम, जिसको अपन ने न्यूक्लियस का है, इज सॉलिड, इज वेरी डेंस, हाईली डेंस्ड एंड वेरी स्मॉल। वो छोटा है, वो छोटा है तभी तो एक ही आया। अगर थोड़ा बड़ा होता तो 1, 2 वापस आ जाते, 3 वापस आते, 10 वापस आते। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? वो छोटा है, वो सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप? अगर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चलने वाला इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, इतनी देर चलने वाला अल्फा पार्टिकल आकर के इस एटम से टकराता है ना, इस न्यूक्लियस से टकराता है, इस एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, तो ये बिखर जाना चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। लेकिन वो रिपल्शन का रुका और वापस आ गया। उन्होंने कहा सेंट्रल पोर्शन बहुत सॉलिड है, छोटा है और हाईली डेंस्ड है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं क्योंकि क्योंकि 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ही वापस आया है, तो यह कहा जा सकता है कि नाभिक बहुत छोटा, ठोस एवं घना है। दिख रहा है आपको ये? बहुत
छोटा ठोस और घना है, कहा जा सकता है कि नाभिक बहुत छोटा है, ठोस है और घना है, बहुत सॉलिड है। तभी इतनी काइनेटिक एनर्जी से चलने वाला अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट करके नहीं निकला, वापस आ गया। छोटा है तभी एक आया, सॉलिड है इसलिए इसको पेनिट्रेट करके निकल नहीं पाया, और घना है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है तभी तो जाकर के इसको वापस भेज देता है। इसके कंक्लूजन थे ये, क्योंकि 99% पार्टिकल सीधे चले गए, मैक्सिमम पोर्शन खाली हो गया। बोलो माना उन्होंने, वो कह रहे हैं 0.14% पार्टिकल 1 डिग्री और से अधिक कोणों पर गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रल पोर्शन पॉजिटिव है जो इस पॉजिटिव पार्टिकल को रिपेल करके अपने से दूर भगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल पोर्शन पॉजिटिव है और उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस या नाभिक। और एक पार्टिकल तो गया वापस ही आ गया, एक ही आया था ना 20,000 में से। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं भाई 20,000 में से एक वापस आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल पोर्शन इसको अपने नाभिक का है, वो नाभिक बहुत छोटा है, ठोस है और घना है। ये उसके रिजल्ट थे। पॉज करें, इसको आराम से लिखें, पहले पूरा हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। जो फोर्थ निष्कर्ष है वो देखें आप। 3 निष्कर्ष हो गए। अधिकांश भाग खोखला, सेंट्रल पोर्शन है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, पॉजिटिव होता है। तीसरा पोर्शन उन्होंने बताया कि सेंट्रल पोर्शन को छोटा, ठोस और घना होता है। तीसरे पोर्शन में वो बात करने के बाद चौथे पोर्शन में कहते हैं कि परमाणु, एटम जो होता है ना, उदासीन होता है। और इसका मतलब हम जानते हैं, फोर्थ लेक्चर में हमने सारी बात कर रखी है, जितना धन उतना ऋण। मतलब धनावेश जितना है उतना ही ऋणावेश होगा, ये बात भी वो कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात भी सबसे पहले रदरफोर्ड ने कही थी। तो ये बात कैसे कही, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए आप, देखो ये नाभिक है। इस नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर ही होंगे, तो बाहर उन्होंने कहा भी ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अब देखो होता क्या है, अब सोचिए, आप भी सोचे साथ साथ में। ये इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिव। नाभिक कैसा, इसका चार्ज कैसा होता है नाभिक पर, प्लस का Ze पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का E नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो ये पार्टिकल जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, वो इसकी तरफ आना चाहिए, तो अंदर आ जाना चाहिए। और अंदर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में चला गया, और न्यूक्लियस में चला गया मतलब क्या हो गया, एटम का तो स्थायित्व खत्म हो गया। और एटम का स्थायित्व खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एटम है ही नहीं। और एटम ही नहीं है तो मतलब ये नेचर भी नहीं हो सकती, हम भी नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते, नए कैमरा हो सकता है, नए बोर्ड हो सकते हैं, तो ये सब है। इसका मतलब एटम भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है। बात सोचने की, वापस सोचें आप भी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, दोनों में होगा अट्रैक्शन। ये हल्का है तो इसको आना पड़ेगा, ये आ जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए,
एटम का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, ना नेचर होनी चाहिए, ना आप होने चाहिए, ना हम होने चाहिए, सारा टेंशन ही खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी हैं, आप भी है, सब कुछ है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं गिर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, एफ इलेक्ट्रिक, जो अपन पढ़ चुके हैं। एफ इलेक्ट्रिक पढ़ा अपन ने, एफ इलेक्ट्रिक पढ़ा है अपन ने, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ लेक्चर में सारी बात इसलिए कर ली थी, आज प्रॉब्लम नहीं है इसलिए। इसको न्यूक्लियस बोला और इसको इलेक्ट्रॉन बोला, आर स्क्वायर बोला, और दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये फोर्स लग रहा है फिर भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन फोर्स को कहीं और यूज कर रहा है। अगर वो उसको यूज नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस में गिर जाता अभी अभी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, इस विद्युत बल को, इस विद्युत बल को कहीं और यूज कर रहा है। तो एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। और ये जो विद्युत बल है ना, ये उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देगा, है ना, वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देगा। इसका फॉर्मूला होता है Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। देखो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस समय ये इसकी रेडियस है, इसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता होता है 9.11। सब फोर्थ चैप्टर की बातें, फोर्थ लेक्चर की बातें। तुमने फोर्थ लेक्चर पढ़ रखा है तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए आप फोर्थ लेक्चर पहले पढ़ें, जाएं यूट्यूब पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर नंबर 4 टाइप करें और जामिल फिजिक्स क्लासेस या एकेडमी करके आप लेक्चर ढूंढें, आपको मिल जाएगा सारा कुछ चीज़। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन सेंटर पे तो जा नहीं रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ से पहली बार रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं आया, न्यूक्लियस में नहीं आया, एक सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स से मिल रहा है। वापस समझें इसको, तो समझ में नहीं आया होगा, वापस समझते हैं। देखें, ये सेंटर पे नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक विद्युत बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन वो क्या रहा है, इस पे गिर नहीं रहा, तो ये फोर्स गया कहाँ? ये फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, उसमें कहाँ हमारा है, कहीं ना कहीं। और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवाएगा और सर्कुलर मोशन शुरू करवा देगा। और इलेक्ट्रॉन सेंटर पे नहीं है तो कहाँ गया, तो सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। इसका मतलब वो ये बता रहा है, सिंपल लॉजिकल बात है। सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? विद्युत बल से मिलेगा। विद्युत किसके बीच में लग रहा है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लग रहा है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ घूमता है, अभिकेंद्रीय बल उसको चाहिए होता है, वो मिलता है उसको विद्युत बल से। तो समझ में आया आपको? धन ऋण आ जाना चाहिए अंदर, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। देखो, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और सोचे थोड़ा इसके लिए। F m में होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो त्वरण चाहिएगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी में परिवर्तन होना चाहिए। मैंने आपको एक बात पहले लेक्चर में बता रखी है, वेलोसिटी जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। मापांक भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है। मापांक तो बदले ना बदले उसकी छोड़े, डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है, यहाँ आएगा तो इस तरफ, यहाँ आएगा तो इस तरफ, यहाँ आएगा तो इस तरफ। डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है।
तो त्वरण उत्पन्न होगा, ये त्वरण अभिकेंद्रीय बल बनाएगा। वो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? विद्युत बल से मिलेगा। कुछ आया समझ में? वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इस तरह। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदलती है तो त्वरण बनता है, त्वरण बनेगा तो बल लगेगा, और बल जो लग रहा है सेंटर की तरफ वो अभिकेंद्रीय बल लगेगा जो विद्युत बल से इसको यहाँ पे मिल जाता है। इस कंक्लूजन से वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ये इसका चौथा कंक्लूजन हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉजिकल था। आप इसको भी उतारे, समझे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने पूरा? अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पत्थर को धागे से बांधा और घुमाया, सर्कुलर में घूम रहा है पत्थर। आपको इस पत्थर का सर्कुलर बनाए रखना है तो आपको हाथ को थोड़ा टाइट रखना पड़ता है। आपने अगर हाथ लूज कर दिया तो पत्थर आपके हाथ को इधर या इधर या इधर ले जाएगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल इसका मतलब समझे आप? जो आप पत्थर को उधर जाने से रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ, हाथ को टाइट रख करके, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। पत्थर और धागे के केस के अंदर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? धागे में जो टेंशन तनाव होता है उससे मिलता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के केस में कहाँ से मिलता है? इनके बीच के विद्युत बल से मिलता है। और सन और अर्थ के केस में कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तो अलग अलग जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्स अलग अलग होते हैं। धागे है तो टेंशन से मिलेगा, अर्थ और सन है, पार्टिकल्स हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करनी पड़ेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। और दो चार्ज हैं और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एक चार्ज दूसरे चार्ज तरफ, तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करनी पड़ती है वहाँ पे। ये जब प्रैक्टिकल उन्होंने किया तो उन्होंने पूरे प्रैक्टिकल के बाद एक स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो भी सुन लेते हैं यहाँ पर। यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है कि ठीक उसी तरीके से जैसे तोप से निकला हुआ एक गोला एक पतले कागज से टकरा करके वापस आ गया हो और तोप चलाने वाले पर संघात कर बैठा हो। बहुत अजीब सी घटना थी। ये इतना अधिक गतिज ऊर्जा का अल्फा पार्टिकल जाता है, ये बहुत पतले 10⁻⁻⁶ मीटर थिकनेस का पन्नी मान ले टकराया वापस आ गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। समझ में आया आपको सारा? 4 कंक्लूजन्स थे। अब हम लोग इसका डायग्राम पढ़ चुके, इसका इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके, इसके ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके, इसके कंक्लूजन्स पढ़ चुके। अब सब कुछ हो गया तो हम लोग इसके मैथमेटिकल पोर्शन की बात भी कर लें, जो कि अब आपको थोड़े से लॉजिकल पॉइंट और दिखाएगा। उन पॉइंटों को पढ़ने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से उतारें, कोई प्रॉब्लम है तो समझ लें पॉज करके, और फिर आगे बढ़ करके उसको मैथमेटिकल पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं।